हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या कभी आपने सुना है कि यदि किसी अभियुक्त को न्यायालय ने एक निश्चित अवधि के कारावास से दंडित करके किसी कारावास में निरुद्ध होने का आदेश दिया है और उस कारागार ने उस अवधि के निकल जाने के बावजूद भी अभियुक्त को मनमाने तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से निरुद्ध करके रखा है, कैद करके रखा है? यदि नहीं तो सोचिए, यदि आप उनमें से एक अभियुक्त हो और आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपके किन अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसी प्रश्न को डिस्कस करने के लिए मैं जनार्दन उपाध्याय, फैकल्टी, सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक वाद को निर्णीत किया, जिस वाद का नाम है भोला कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। तो भोला कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में क्या हुआ कि एक अभियुक्त था और उस व्यक्ति के ऊपर आरोप यह था कि उसने आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित और आईपीसी की धारा 376 में दंडित बलात्कार का अपराध किया है। तो जब उस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा दिया गया तो उसका विचारण सत्र न्यायालय के एक विशेष जज थे, एक स्पेशल जज थे SC ST के, और स्थान था जसपुर छत्तीसगढ़। उन्होंने अभियुक्त का विचारण आईपीसी की धारा 376 के संदर्भ में किया और विचारण करने के बाद संबंधित जो माननीय न्यायालय था उसने अभियुक्त को दोषित किया 12 साल के कारावास से और उसके ऊपर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया। तो जब अभियुक्त को इस विशेष न्यायालय के द्वारा 12 साल का कारावास और 10,000 का जुर्माना हुआ तो अभियुक्त ने क्या कार्य किया कि इस दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील दायर की और अपील दायर करने के पश्चात जो अपीलीय न्यायालय था, अर्थात जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय था, उसने उस पूरे संदर्भ को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अभियुक्त की जो सजा थी वो 12 साल से कम करके 7 साल का उसको कठोर कारावास दे दिया गया। अर्थात अब अभियुक्त को 12 साल की जगह 7 साल कठोर कारावास के तौर पर कारागार में गुजारना था। उसके पश्चात क्या हुआ कि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और वो स्थान था सेंट्रल जेल अर्थात केंद्रीय कारागार अंबिकापुर। और अभियुक्त ने क्या कार्य किया कि वहां पर अपनी जो सजा थी उसको काटना प्रारंभ कर दिया। सजा काटते काटते उसके 7 साल निकल गए, परंतु उस अभियुक्त को 7 वर्ष के बाद भी जो सेंट्रल जेल का प्रशासन था उसने अवमुक्त नहीं किया, मींस उसे छोड़ा नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि अभियुक्त ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष इजाजत से अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की, जिसमें क्या हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त को विधि विरुद्ध तरीके से निरुद्ध करके रखा गया है, जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और वो जो डिटेंशन है, जो निरुद्धि है, वो कैसी थी तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जब उस अभियुक्त को, जिसके ऊपर यह आरोप था कि उसने बलात्कार का अपराध किया है, तो माननीय सत्र न्यायालय ने उसको सजा कितनी दी, 12 साल, और जुर्माना उसके ऊपर अधिरोपित किया 10,000। उसके पश्चात क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कार्य किया
कि 12 साल से उसकी सजा को कम करके 7 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया। और यदि आप उसकी कुल दंडावधि देखेंगे तो विचारण अवधि के दौरान अर्थात अंडर ट्रायल पीरियड 10 महीने 10 दिन अभियुक्त जेल के अंदर रहा। उसके बाद जब उसको दोषित कर दिया गया तो दोषसिद्धि अवधि के दौरान 6 साल 11 महीने 10 दिन अभियुक्त जेल में रहा। और जेल रिमिशन अर्थात कारागार परिहार जो था उसका वो 2 साल 5 महीने 26 दिन का था। तो इस तरीके से मित्रों यदि आप इस पूरी अवधि को जोड़ेंगे तो वो 10 वर्ष 3 महीने 16 दिन की बनेगी। तो सोचिए केंद्रीय कारागार जसपुर ने उस अभियुक्त को मनमाने तरीके से 7 वर्ष की जगह 10 वर्ष 3 महीने 16 दिन निरुद्ध करके रखा। और ऐसे में अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुना और यह माना कि अभियुक्त को अनलॉफुल डिटेन किया गया है अर्थात विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया है, कैद किया गया है। और उस विधि विरुद्ध कैद की अवधि 3 वर्ष 3 महीने 16 दिन है। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, मैं आपके समक्ष उस निर्णय को रखना चाह रहा हूं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ थी जिसको हम इंग्लिश में बेंच कहते हैं, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी साहब और CT रवि कुमार साहब थे। उन्होंने यह माना कि अभियुक्त के जो मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अर्थात अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 के साथ साथ अनुच्छेद 19(1)D का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यदि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विधि विरुद्ध तरीके से आप उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ। तो इस केस में भी यही हुआ कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को अर्थात अभियुक्त को विधि विरुद्ध तरीके से 3 वर्ष 3 माह 16 दिन मनमाने तरीके से निरुद्ध करके रखा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बेंच थी जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी साहब थे, जस्टिस CT रवि कुमार साहब थे, इन्होंने क्या काम किया, इसकी इंक्वायरी कराई, जांच कराई। और उन्होंने अंबिकापुर के जो जेल अधीक्षक थे उनसे यह कहा कि इस संदर्भ में आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए कि क्यों उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का आदेश का अनुपालन आपने नहीं किया। तो जेल अधीक्षक जो थे अंबिकापुर के, उन्होंने अपने शपथ पत्र के माध्यम से देश की सर्वोच्च संस्था को यह बताया कि उनको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में पता नहीं चला, इसीलिए वो अभियुक्त को नहीं छोड़ सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और यह माना कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का जो आदेश है वो अंबिकापुर के जेल अधीक्षक को प्राप्त हो गया था। ये मानते हुए ये भी माना कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जो उसकी निर्धारित अवधि थी, जो डिटेंशन पीरियड था, उसके बियॉन्ड जाके, उसके परे जाकर अभियुक्त को मनमाने तरीके से जेल में निरुद्ध रखा, जिससे उसके अनुच्छेद 21 और 19(1)D का उल्लंघन हुआ, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को यह डायरेक्शन दिया, यह दिशा निर्देश दिया, क्या कि आपकी विकेरियस लायबिलिटी बनती है। अब विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिनिहित दायित्व। प्रतिनिहित दायित्व का मतलब होता है करे कोई भरे कोई, अर्थात
यदि राज्य का सेवक कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करता है तो सेवक के कार्य के लिए राज्य का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है, और इस सिद्धांत को हम कहते हैं प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत। तो ऐसी स्थिति में अंबिकापुर के जो जेल अधीक्षक थे, जो प्रशासन था, वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सेवक है, उसकी इंस्ट्रूमेंटली है, और उसकी गलती के लिए, उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ ने आदेश दिया, दिशा निर्देश दिया कि आपका प्रतिनिहित दायित्व बनता है कि आप अभियुक्त को, अर्थात जो एसएलपी के माध्यम से पीड़ित हो गया था, जिसे हम अब पीड़ित कहेंगे क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट आपने वॉयलेट कर दिए, आप उसको मुआवजे के तौर पर एज ए कंपेंसेशन 7.5 लाख रुपया देंगे। और ऐसा कहकर इस केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत कर दिया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस नवीनतम वाद को मैंने आपके सभी के समक्ष रखा और आप सभी को यह बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरीके की और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।